नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आरआर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी ट्राई फोर बीपीएससी एईडीओ री एग्जाम 2026 बिहार एसएससी बिहार दरोगा को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की समझ होना कितनी जरूरी है। इसलिए एडुटेरिया एनसीईआरटी ऑल आउट बुक की संपूर्ण वस्तुनिष्ठ सीरीज में आज हम क्लास 8 पॉलिटी के संपूर्ण सवाल का एनालिसिस करते हैं। तो आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन नंबर 1 है मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान अंतरात्मा भी कहलाता है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 सही है। कथन नंबर 2 देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलत राम के पास था। बिल्कुल गलत है। श्रम मंत्री का विभाग जगजीवन राम के पास था। जगजीवन राम के पास था। कथन नंबर 3 है 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। बिल्कुल गलत है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। उस समय खाद्य और कृषि मंत्री का विभाग जय रामदास दौलत राम के पास था। कौन था? जय रामदास दौलत राम के पास। ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कितने कथन सत्य है। तो उपरोक्त में केवल एक कथन सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी 1950 का विधानसभा का आखिरी बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा। ऑप्शन नंबर ए है 2004, ऑप्शन नंबर बी है 2006, ऑप्शन नंबर सी है 2008 और ऑप्शन नंबर डी है 2010। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा। इसका उत्तर हो जाएगा 2008। नेपाल प्रथम बार 1990 में जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन मात्र 12 वर्ष के बाद 2002 में उस समय के राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर पुनः राजतंत्र की स्थापना कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संघवाद का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 है संघवाद का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है शासन प्रणाली की एकात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना, ऑप्शन नंबर सी है देश में संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी है जैसी संवैधानिक शासन प्रणाली जिसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना संघवाद कहलाता है। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना संघवाद का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कथन 1 और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। कारण आर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उसकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उसकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। बिल्कुल सही है। यह कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण आर कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, आम आदमी के क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो इस वक्तव्य को किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है के अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा के अय्यर। ठीक है, के अय्यर कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के मौलिक अधिकार से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर कानून का अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। कौन कौन देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पहला याद रखिए समता का अधिकार, दूसरा याद रखिए स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा याद रखिएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। छठा याद रखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30, छठा है संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें मौजूद 284 सदस्य शामिल हुए थे, सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। अंतिम बैठक में कुल 284 सदस्य मौजूद थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, जिसमें अनुच्छेद 19 के 1 का 6 के अनुसार
कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में काम या व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, कि अनुच्छेद 19 का क, अनुच्छेद 1 के क में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख में है सभा करने की स्वतंत्रता, ग में है समिति बनाने की स्वतंत्रता, घ में है भारत में भ्रमण, किसी भी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अंघ में है भारत में किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, च संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। 19 का 1 के 6 में है भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में काम कर सकता है या व्यवसाय कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी डैश राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर ए है संप्रभु, ऑप्शन नंबर बी है गैर संप्रभु, ऑप्शन नंबर सी है वयस्क और ऑप्शन नंबर डी है नागरिक। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा संप्रभु, ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं बल्कि राज्य का मतलब देश से है, जिसे भारतीय राज्य, नेपाल राज्य। राज्य एक ऐसी संप्रभु राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार औपचारिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1934 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1946 में। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग पहली बार वर्ष 1934 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है संविधान न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, संविधान न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। कथन नंबर 2 है संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है। बिल्कुल सही है, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि कोई 13 साल का बच्चा किसी कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई 13 साल का बच्चा किसी कारखाने में काम करता है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है राज्य व्यवस्था का क्या तात्पर्य है। सवाल नंबर 13 है राज्य व्यवस्था का क्या तात्पर्य है।
ऑप्शन नंबर 1 है एक ऐसी राजनीतिक संरचना जहां लिखित संविधान हो। ऑप्शन नंबर बी है एक ऐसी राजनीतिक संरचना जहां संविधान लिखित नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी है एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज। ऑप्शन नंबर डी है एक ऐसा समाज जहां की जनता संप्रभु हो। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज। एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज राज्य व्यवस्था का तात्पर्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 1 में कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कथन नंबर 2 है भारत में कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दी गई है। बिल्कुल सही है, कथन नंबर 2 भी सही है, भारत में कुछ विशेष धार्मिक समुदाय को विशेष छूट दी गई है। बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कथन 1 और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। बिल्कुल सही है, भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। कथन आर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। बिल्कुल सही है, कथन ए और कथन आर दोनों सही तथा कारण आर कथन का उचित स्पष्टीकरण है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत और अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। देखिए भारत में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है, जबकि अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव दिखता है, जिसमें राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की, ऑप्शन नंबर बी है सरकार की, ऑप्शन नंबर सी है सैन्य सेवा की, ऑप्शन नंबर डी है वफादारी की। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा वफादारी की। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की कस्में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस देश में सन 2004 ईस्वी में कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्खा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा फ्रांस। सन 2004 ईस्वी में कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्खा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों का धारण करके स्कूल नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अमेरिकी संविधान में किस संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष लेते हो तथा धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। सवाल का उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान के संविधान संशोधन के जरिए विधायिका ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं को पक्ष लेते हो तथा धार्मिक स्वतंत्रताओं को रोकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हस्तक्षेप शब्द का क्या अर्थ होता है। हस्तक्षेप शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है सभी व्यक्ति को अपने हिसाब से धार्मिक आचरण की छूट। ऑप्शन नंबर बी है किसी व्यक्ति को कोई खास धर्म को मानने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन नंबर सी है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से किया जाने वाला प्रयास। ऑप्शन नंबर डी राज्य द्वारा धार्मिक बातों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता। देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हस्तक्षेप शब्द का अर्थ होता है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से किए जाने वाला प्रयास। क्या होता है
हस्तक्षेप का अर्थ होता है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से किया जाने वाला प्रयास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले शून्यकाल होता है। बिल्कुल गलत है। सबसे पहले होता है प्रश्नकाल, जिसका टाइमिंग है 11 बजे से 12 बजे तक। कथन नंबर 2 है, शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल हो। बिल्कुल गलत है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। देखिए, संसद सत्र में 2 काल होते हैं। संसद सत्र का पहला काल होता है प्रश्नकाल, जिसका टाइमिंग है 11 से 12, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। और उसका दूसरा काल होता है शून्यकाल। दूसरा काल होता है शून्यकाल, जिसका टाइमिंग है 12 से 1। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सत्य कथनों का चयन करें। तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, दोनों कथन गलत है। तो इस सवाल का उत्तर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, केंद्र सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। केंद्र सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था, जिसमें 2 प्रमुख इमारतें हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। कथन नंबर 2 है, साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दफ्तर हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर साउथ ब्लॉक में नहीं है, बल्कि नॉर्थ ब्लॉक में है। तो कथन नंबर 2 गलत है। कथन नंबर 3, नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। बिल्कुल गलत है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर साउथ ब्लॉक में है, न कि नॉर्थ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक में है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कितने कथन असत्य हैं। तो उपरोक्त में केवल 2 कथन असत्य हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रद्रोह, ऑप्शन नंबर बी है राजद्रोह, ऑप्शन नंबर सी है देशद्रोह और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, वर्ष 2019 में हुई लोकसभा के चुनाव देश में किस क्रम के आम चुनाव थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वां क्रम के आम चुनाव थे। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव देश का 17वां क्रम का आम चुनाव थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, वर्ष 2004 ईस्वी के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम बार ईवीएम का इस्तेमाल सन 2004 ईस्वी में हुए आम चुनावों में किया गया था। कारण आर है, इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी। बिल्कुल सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था, जो कि ईवीएम के इस्तेमाल करने पर नहीं करना पड़ा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कथन ए और कथन आर दोनों सही है, पर कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। एक है राज्यसभा, दो में है लोकसभा, तीन में है राष्ट्रपति, चार में है उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में किसके मिलने से होता है? देखिए, भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद का जो गठन होता है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है ईवीएम शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। सहमति का अर्थ डैश की चाह और लोगों की हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर ए है स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी है अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी है आलोचना, ऑप्शन नंबर डी है सामंजस्य। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा स्वीकृति। देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। सहमति का अर्थ है स्वीकृति की चाह और लोगों की हिस्सेदारी। स्वीकृति की चाह और लोगों की हिस्सेदारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता था? भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर बी 25 है। उच्च न्यायालय का गठन, अगर उच्च न्यायालय के गठन की बात किया जाए, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। एक बार और सुन लीजिए, भारत में उच्च न्यायालय का गठन सन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जनहित याचिका पीआईएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। बिल्कुल सही है, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। कथन नंबर 2 है जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है। बिल्कुल गलत है। देखिए, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, जबकि जिला न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती। जिला न्यायालय में दायर नहीं
की जा सकती है। कथन नंबर 3 है। कथन नंबर 3 कह रहा है जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। बिल्कुल सही है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया था। देखिए, भारत में PIL व्यवस्था का सूत्रपात न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्ण अय्यर ने 1980 में किया था। याद रखिएगा, भारत में PIL व्यवस्था का सूत्रपात किसे माना जाता है? PN भगवती और कृष्ण अय्यर को माना जाता है। यहीं पे लिख लीजिए, न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्ण अय्यर को माना जाता है। तो इस सवाल में उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में कौन से कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है? निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी है MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है सायरा बानो बेगम बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर हो जाए ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। जीवन का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। बिल्कुल सही है। दीवानी कानून जो होता है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। जैसे जमीन का बिक्री, जमीन का किराया, तलाक इत्यादि दीवानी कानून के तहत आता है। ठीक है। वहीं चोरी, हत्या, डकैती ये सब फौजदारी कानून में आता है। ठीक है। कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 है यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानून का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। बिल्कुल गलत है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब और किन नगरों में हुई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी है सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर सी है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध भुखमरी समाप्त करने से है। बिल्कुल सही है। याद कर लीजिएगा SDG 2 में भुखमरी समाप्त करने का लक्ष्य है। SDG 2 में सतत विकास लक्ष्य 2 में भुखमरी समाप्त करने का लक्ष्य है। कथन नंबर 2 है सतत विकास लक्ष्य 16 का संबंध न्याय और सशक्त संस्थाओं को स्थापित करने से है। बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में कौन से कथन सत्य है? तो उपयुक्त में दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 2005 ईस्वी में किया गया था? तो सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सन 2005 में भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है घेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ है। घेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ है। घेटोआइजेशन शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे इलाके या बस्ती जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे इलाके या बस्ती जहां बांध, खनन आदि जैसे विशाल परियोजना के कारण विस्थापित लोग निवास करते हैं। कथन नंबर सी, ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। कथन नंबर डी, ऐसे इलाके या बस्ती जहां पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल स्थिति नहीं हो। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसे घेटोआइजेशन कहते हैं। ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसे घेटोआइजेशन कहते हैं। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी, न्यामगिरी कर लीजिएगा इसको, न्यामगिरी पहाड़ी किस आदिवासी समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है डोंगरिया कोंड, ऑप्शन नंबर बी है गोंड, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है मुंडा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोंगरिया, डोंगरिया कोंड, ऑप्शन नंबर ए डोंगरिया कोंड। क्वेश्चन था उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी किस आदिवासी समुदाय के लिए पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। डोंगरिया कोंड आदिवासी समुदाय के लिए कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है भारत में मुसलमानों को हाशियाई समुदाय माना जाता है। बिल्कुल सही है, भारत में मुसलमानों को हाशियाई समुदाय माना जाता है। हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले हैं, इसलिए भारत में मुस्लिम समुदाय को हाशियाई समुदाय माना जाता है। कारण आर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। बिल्कुल सही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या 14.2% है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है असंतृप्तता का उन्मूलन, असंतृप्तता का उन्मूलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध या पुनर्वास अधिनियम डैश से लागू हुआ है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम डैश से लागू हुआ है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया। बिल्कुल गलत है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में पारित किया गया। 2006 में पारित किया गया। ठीक है। कथन नंबर 2 है इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उसके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है।
बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के प्रस्तावना में कहा गया है कि कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदाय के अधिकार को मान्यता न देने के कारण उसके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है, तो उत्तर हो जाएगा केवल एक कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? अछूत समुदाय। सूची 2 में दिया है संबंधित राज्य। ठीक है, भंगी, भंगी किस राज्य से संबंधित है? पाखी, पाखी किस राज्य से संबंधित है? सिक्कलयार, सिक्कलयार किस राज्य से संबंधित है? इसका मिलान करना है। भंगी, भंगी देखिए, भंगी गुजरात राज्य से संबंधित है। भंगी गुजरात राज्य से संबंधित है। पाखी, पाखी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। पाखी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। सिक्कलयार, सिक्कलयार तमिलनाडु से संबंधित है। सिक्कलयार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाए 312। तो इस 312 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी 312। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया गया? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया गया? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा वर्ष 2006 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम सन 2006 में पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद शोषकता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन है? पहला ऑप्शन ए है सरकारी, ऑप्शन बी है गैर सरकारी, ऑप्शन सी है सहकारी, ऑप्शन डी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर चलने वाला संगठन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा गैर सरकारी। देखिए, सुलभ इंटरनेशनल संगठन ने लगभग 8,500 से ज्यादा सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं 15 लाख से अधिक घरेलू शौचालय का निर्माण कराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है प्रातो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जहां बहुत सारे गरीब लोग हैं। बिल्कुल सही है। प्रातो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जहां बहुत सारे गरीब लोग हैं। कथन 2 है दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। बिल्कुल सही है। दुनिया के ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है क्योंकि इस शहर के नगर जल विभाग द्वारा इसे स्वच्छ जल मुहैया कराया जाता है। ठीक है, दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय संविधान के किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद किस के क के तहत संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध संवहनीय शहर और समुदाय से है। बिल्कुल गलत है। सतत विकास 6 का संबंध जल और स्वच्छता से है। जल और स्वच्छता से है। कथन नंबर 2 है सतत विकास लक्ष्य 11 का संबंध जल और स्वच्छता से है। बिल्कुल गलत है। सतत विकास लक्ष्य 11 का संबंध संवहनीय शहर
और समुदाय से है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून क्या सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून क्या सुनिश्चित करता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा श्रमिकों को कम भुगतान नहीं किया जाता और उन्हें उचित भुगतान मिलता है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा श्रमिकों को कम भुगतान नहीं किया जाता और उन्हें उचित भुगतान मिलता है। न्यूनतम मजदूरी संबंधित कानून क्या सुनिश्चित करता है। तो श्रमिकों को कम भुगतान नहीं किया जाता और उन्हें उचित भुगतान मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी थी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।